नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस खास शो ग्रहण पर भविष्यवाणी में। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अगले कुछ घंटों में हमारे सौर मंडल के केंद्र सूर्य पर ग्रहण लगने जा रहा है। आज का ये ग्रहण बहुत ही दुर्लभ होने के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो ऐसा क्या खास है आज के सूर्य ग्रहण में, किस किस के जीवन पर इसका असर होने वाला है और कैसे आप इसके अशुभ प्रभावों से बचें, शुभ प्रभावों का कैसे लाभ उठाएं, और इन सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास तौर पर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य इंदु प्रकाश मिश्र जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए, समय गवाए बगैर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं इस ग्रहण से जुड़ी खास जानकारी। आचार्य जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये इस वर्ष का चौथा और आखिरी ग्रहण है। ये ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण का स्पर्श इसका स्पर्श काल भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे से शुरू होकर देर रात 3:24 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का कुल पर्वकाल 4 घंटे 24 मिनट का होगा। बता दूं कि ग्रहण के दिन ग्रहण के सूतक काल का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है। इस कारण इस सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य अवॉइड करते हैं। इस ग्रहण का सूतक काल आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो गया है। तो ये थी चर्चा आज के दिन लगने वाले ग्रहण के समय की। और अब बात करते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अपने देश भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका सूतक नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में यह ग्रहण नजर आएगा। ये ग्रहण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, अंटार्कटिका में दिखाई पड़ेगा। साथ ही फिजी, अमेरिकन समोआ और न्यूजीलैंड में भी दृश्य होगा, यानी दिखाई पड़ेगा। भले ही यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, फिर भी ग्रहण के दौरान जो सावधानियां बरती जानी चाहिए और जो उपाय किए जाने चाहिए वे जरूर करने चाहिए। और यहां पर ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में कन्या राशि पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि यह ग्रहण कन्या राशि पर लग रहा है। कन्या राशि के लिए बड़ा शोर मचा हुआ है। कन्या राशि में ये हो जाएगा, कन्या राशि में वो हो जाएगा। अभी ग्रह स्थिति पर अगर गौर करें तो कन्या राशि के स्वामी स्वयं के ही घर में बैठे हुए। मिथुन लग्न में ग्रहण पड़ रहा है। कन्या में केतु और चंद्रमा का द्विर्द्वादश संबंध है। कन्या राशि का स्वामी उसी राशि में बैठा है जहां ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में नीच भंग योग बन रहा है और यह एक तरह का राजयोग कहा जाता है। ग्रहण पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। शनि श्रापित है, तो जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या ग्रहण नष्ट नहीं होगा? दूसरी बात ये कि कन्या राशि ही वो राशि है जो सूर्य के तेजस को लेकर उसे पल्लवित कर उसे पुनर्उत्सर्जित कर सकती है। ऐसा होने से इन चीजों से मार्केट में क्या होगा? शंख पुष्पी और ब्राह्मी अब ये लेबोरेटरी में बने, जिसकी चर्चा अभी हम आपसे बाद में करेंगे। और अब वो 3 फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिन पे हम शुरू में चर्चा कर देते हैं और लेटर ऑन हम इस पे तफसील से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और पूरी एक एक चीज का हालचाल आपको बताएंगे। पहली चीज, पूरे विश्व में स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और एवरेज एज ह्यूमन की लंबी होगी। देखिए, पहले चंद्र ग्रहण पड़ा, उसके 15 दिन बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण हमें दिखाई दे रहा था, बड़ा ग्रहण था। चंद्रमा का असर मन पर होता है और सूर्य का असर आत्मा पर। यह ग्रहण उस समय पड़ रहा है जब पूरे विश्व में गुरु अतिचारी है। अतिचारी गुरु और पितृपक्ष के पखवाड़े में पड़ने वाले इस ग्रहण से पहले तो आदमी की आयु लंबी होगी, दूसरी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसा बढ़ेगा,
और मनुष्य के अंदर युद्ध की इच्छा बढ़ेगी। यहाँ एक एक चीज को अलग अलग देख लें। पैसा बढ़ेगा और मनुष्य के अंदर युद्ध की इच्छा बढ़ेगी। जब तक मनुष्य कंगाल है तब तक वो उत्पात नहीं करता, और जब मनुष्य की जेब में पैसा बढ़ता है तो सबसे पहला काम वो उत्पात करने का करता है। बिल्कुल। तो मनुष्य की युद्धेच्छा बढ़ेगी, मनुष्य की जेब में पैसा बढ़ेगा और पूरे विश्व में इकोनॉमिक लेवल पर आर्थिक मुद्दों को लेकर बहुत से फेरबदल होंगे, बहुत सी चीजें बदली जाएंगी और मनुष्य की जो आयु है वो बढ़ेगी। वो कैसे आयु बढ़ेगी, अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी, इसका ये मतलब है कि इस सूर्य ग्रहण के कुछ पॉजिटिव प्रभाव होने वाले हैं, लेकिन संतुलन मन में अपने बनाना बहुत जरूरी है। आचार्य जी ने बताया कि कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखेगा, लेकिन आचार्य जी किसी भी ग्रहण का कहते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, कि खगोलिक घटना है ये। साथ ही आज के सूर्य ग्रहण को कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण क्यों कहा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं वो भी बताइए। इस खगोलीय घटना को लेकर ज्योतिर्वेदों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आमतौर पर सूर्य ग्रहण का चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण को धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जो अक्सर पूरा नहीं हो पाता, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। भारत में ग्रहण दिखने पर ही सूतक काल प्रभावी माना जाता है। हालांकि देश दुनिया में इस सूर्य ग्रहण के असर से अशुभ फल की आशंका भी मानी जाती है। चंद्रमा जब सूर्य को आंशिक या पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो इस विशेष खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आकाश में होने वाले घटनाक्रम में सूर्य को आंशिक रूप से जब चंद्रमा ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य के मध्य भाग को ढकता है तो सूर्य एक अंगूठी की तरह दिखने लगता है, जैसे विज्ञान की भाषा में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखो, ये तो आज का विज्ञान कह रहा है। हमारे यहाँ एक पुस्तक थी ग्रह लाघव। ये आपकी जो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी है, फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष, तो सिद्धांत ज्योतिष के आचार्य में पढ़ाई जाती है। तो ग्रह लाघव में पूरी ज्यामिति दी हुई है, पूरा ज्योग्राफिकल सिचुएशन दी हुई है। उसमें भी बताते हैं ग्रहण 3 तरह के होते हैं, पूरा ढक जाना या ये वलयाकार जिसे कंकड़ाकृति या जिसमें अंगूठी जैसा दिखता है। क्यों? सूर्य का बिंब बहुत बड़ा है। यहाँ से पृथ्वी के डिस्टेंस को देखें तो कैसा भी आए वो पूरा सूर्य को ढक नहीं पाता, लेकिन वो पूरा जब सूर्य के आगे आ जाता है तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सूरज दिखता रहता है। इसको कहते हैं वलय, यानी एक वलय का आकार। इसी में एक अंगूठी की तरह कोने में चमकता है, तो इसे ज्योतिषीय भाषा में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रबिंब अनुपात में सूर्य बिंब से छोटा होने के कारण उसको पूर्ण रूप से ग्रस्त नहीं कर पाता। और अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों की और विशेष प्रभावों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उस तथ्य की जो इसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ बना रहा है। दरअसल इस साल 122 वर्ष के बाद पितृपक्ष में 2 ग्रहण पड़े। ये एक दुर्लभ और बड़ा ही अद्भुत संयोग है। आज 21 सितंबर को साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है। एक विशेष बात और है कि पितृपक्ष के इस पखवाड़े में 2 ग्रहण हैं। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस बार ये शुभ तिथि आज यानी 21 सितंबर दिन रविवार को पड़ी है और आज ही साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। इससे पहले पितृपक्ष के पहले दिन यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। इस दिन इस पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ गए। अब यहाँ एक चीज आपको और बता दूं, जब भी हम पखवाड़े की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 15 दिन आता है। पखवाड़ा मीन्स 15 दिन। देखो, ये पितृपक्ष इकलौता पखवाड़ा है जिसमें 16 दिन होते। ये बड़ी खास बात है और इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगे हाँ, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। क्यों? पितृपक्ष क्या है? अपने पितरों का सम्मान करने, उन्हें जल देने और उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करने का एक अवसर। अब वो किस दिन करना चाहिए? जिस दिन आपके
स्वर्गवासी पिता का या पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो। अब हर पखवाड़े में प्रतिपदा से शुरू हुई वो अमावस्या पे खत्म हुई, या प्रतिपदा से शुरू हो के पूर्णिमा पे खत्म हुई, तो 15 दिन होते हैं। लेकिन अगर किसी के पितृ का स्वर्गवास अमावस्या के दिन हुआ हो तो अमावस्या के दिन, लेकिन अगर कोई पूर्णिमा के दिन मरा हो तो क्या करेंगे? तो पिछले पखवाड़े की पूर्णिमा से शुरू करके इस 15 दिन के अंत में अमावस्या तक पूरे 16 दिनों का यह पितृपक्ष होता है। और पितृपक्ष में ग्रहण पड़े ये कम ही होता है। इससे पहले साल 1903 में पितृपक्ष के दौरान 2 ग्रहण का संयोग बना था, जहां पितृपक्ष की शुरुआत और समापन ग्रहण के साथ हुई थी। और इस साल में भी ग्रहण का ऐसा ही संयोग देखने को मिल रहा है, जो महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। बौद्धिकता, नए अन्वेषण, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये अवधि अत्यंत विचित्र, उत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होगी। क्या बात है। तो आपने जाना कि कैसे इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण और इससे पहले जो चंद्र ग्रहण आया वो क्यों अद्भुत है, क्या अद्भुत संयोग है, वो आचार्य जी ने अभी हमें बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सामान्य जन के जीवन पर ये सूर्य ग्रहण किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा आचार्य जी? देखिए, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सूर्य ग्रहण को आम जनजीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कई तरह की नुकसानदेह किरणें निकलती हैं, जो विशेष तौर पर हमारी आंखों के लिए हानिप्रद है। इसलिए ग्रहण को कभी भी बिना चश्मे के, बिना स्पेसिफिक चश्मे के नहीं देखना चाहिए। सामान्य जनजीवन की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ग्रहण के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। हमारे प्लेनेट अर्थ पर मनुष्य के पूरे सभी जीव जगत के ब्रीदिंग रेट पर इसका इफेक्ट आएगा, और ब्रीदिंग रेट में रेचक पर इसका असर होगा, और इससे मनुष्य की उम्र में बढ़ोतरी होगी। अब ये क्या है रेचक, कुंभक, पूरक? उम्मीद करता हूं कि आप ये बात जानते हो, नहीं जानते तो बता देता हूं। जब आप कभी भी सांस लेते हैं, आपने सांस लिया तो ये पूरक है। फिर सांस लेने, रोज हमारे स्वामी रामदेव जी बताते हैं ना, अनुलोम विलोम कराते हैं सबको। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये पूरक है, उसके बाद सांस को रोकेंगे, ये कुंभक है, और फिर सांस को छोड़ेंगे तो ये रेचक है। सामान्यतया जो हमारे पूरक है वही उतना ही कुंभक और उतना ही रेचक होना चाहिए। इस ग्रहण के प्रभाव से हमारा रेचक इंक्रीज कर जाएगा। आगे हम अभी इस बारे में और भी विस्तृत चर्चा आपको बताएंगे। बिल्कुल, इसके बारे में आचार्य जी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन ये जानना भी बेहद अहम है कि जन्म पत्रिका में ये जो सूर्य ग्रहण किस स्थान पर लगेगा, किस राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आचार्य जी पहले जान लेते हैं जो शुरुआत की हमारी 3 राशियां हैं उनमें क्या प्रभाव रहने वाला है सूर्य ग्रहण का। देखिए, ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस ग्रहण का प्रभाव आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या में असंतुलन तथा अनावश्यक खर्च की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर दबाव और सहकर्मियों से अनबन हो सकती है, लेकिन यही समय आपको आलस्य से मुक्त होकर जीवन में अनुशासन और दृढ़ता लाने का अवसर देगा। आपकी कार्यक्षमता और आत्मबल को धीरे धीरे मजबूत करेगा। ग्रहण के पश्चात लाल पुष्प जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और गौ माता को गुड़ खिलाएं। वृष राशि वालों, ये ग्रहण आपके 5वें स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष से कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही नए कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, लेकिन यही समय है जब आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जबरदस्त मेहनत भी करेंगे। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं को सही दिशा मिलेगी। इसका आपके उपाय हैं कि सफेद वस्त्र अथवा चावल का दान करें और चांदी का एक छोटा टुकड़ा ग्रहण के समय अपने पास रखिए। बाद में फेंक नहीं देना है, उसको धो के अपने सामान में रख लीजिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 4थे स्थान पर पड़ रहा है। इसके आपके गृहस्थ जीवन में उलझन होने के साथ साथ
माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही संपत्ति संबंधी परेशानियां भी सामने आ सकती है। लेकिन ये अवसर घर परिवार से जुड़े पुराने विवादों को शांत करने और पारिवारिक माहौल को अच्छा रखने का है। आज आप अपनी जिम्मेदारी और भावनाओं को बेहतर समझेंगे। पीपल के यानी कि शुभ फलों को पाने के लिए, अशुभ फलों से बचने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्या बात है आचार्य जी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी मेष, वृष और मिथुन राशि की। आइए अब आचार्य जी से आगे जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में कैसे रहने वाला है प्रभाव। आचार्य जी। कर्क राशि वालों, ये ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते में कुछ फ्लक्चुएशन की स्थिति बनेगी तथा यात्रा में रुकावट और मानसिक अशांति भी आपको महसूस होगी। वाणी की कटुता से विवाद उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन यह समय आपको स्वयं पर विचार करने का अवसर देगा और आपकी अभिव्यक्ति को भी गहराई प्राप्त होगी। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए गरीब बच्चों को दूध या सफेद मिठाई का दान करें तथा घर में जल से भरे पात्र में चांदी का सिक्का डालें। और सिंह राशि वालों, ये ग्रहण आपके दूसरे स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके धन संबंधी मामलों में रुकावट और वाणी से उत्पन्न विवाद होने की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यह समय आपको पैसों का मैनेजमेंट भी सिखाएगा और संसाधनों के सही उपयोग की राह मिलेगी। आने वाले दिनों में आपको नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। शुभ उपायों को सुनिश्चित करने और शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और गुड़ सूर्य देव को अर्पित करें ये ग्रहण के बाद, तथा गौ माता को रोटियां खिलाइए। और कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपके लग्न स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा कार्यक्षेत्र पर भी दबाव रिलीज होगा, कम होगा। लेकिन यही समय युद्ध को खुद को जानने और समझने के लिए भी है, और अगर कोई युद्ध सामने हो तो उससे भी निपट सकते हैं बड़ी ताकत से। इससे आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें शक्ति में बदल पाएंगे। इस समय आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हरी सब्जियों और मूंग की दाल का दान करें तथा प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करें। देखिए, आज तो संडे, आज तो नहीं कर सकते, शेष दिनों में कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, अभी हमने आचार्य जी से जाना कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में कि कैसा प्रभाव रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के बारे में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन पर कैसा रहेगा। आचार्य जी। बिल्कुल। तुला राशि वालों, ये ग्रहण आपके 12वें स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके अचानक आर्थिक खर्च बढ़ेंगे और मानसिक उलझन भी महसूस हो सकती है। लेकिन यह समय आत्मबोध और साधना का है, जिससे आपका आत्मबल मजबूत बनेगा और आप खुद को बेहतर पाएंगे। आपके अंदर धैर्य और गंभीरता बनी रहेगी। अच्छे उपाय के तौर पर, अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए उपाय के तौर पर स्त्रियों को इत्र या श्रृंगार की सामग्री उपहार स्वरूप दें और माँ दुर्गा को श्वेत पुष्प अर्पित करें। देखो, यहाँ ये बता दूं, श्वेत पुष्प में बेला और हर श्रृंगार नहीं होना चाहिए। और क्यों कह रहे हैं कि इत्र एक्चुअली 12th हाउस में उच्च ग्रह स्थिर राशियों में शुक्र होता है। शुक्र क्या है? सुगंध है, इत्र है। इसलिए इस उपाय को देखो, जो भी उपाय हम आपको देते हैं ये कोई हवाई फायर नहीं है कि हमारे दिल में आया और हमने बता दिया और आपसे कहा कि जो करो ये करो। नथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट साइंस एंड टुगेदर ए साइंटिफिक इम्पैक्ट देयर बाय। वृश्चिक राशि की बात। वृश्चिक राशि वालों, ये ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लग रहा है।
देखो, आपकी जन्मपत्रिका में 12 खाने हैं, वृश्चिक राशि वालों के 11वें घर में है। इससे मित्रों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव या अपेक्षित लाभ में रुकावट आ सकती है। बिजनेस और सामाजिक तौर पर तुरंत सुखद परिणाम मिलने में दिक्कत होगी, थोड़े समय बाद मिलेगा, लेकिन यह समय आपको स्थायी और सार्थक रिश्ते बनाने का अवसर भी देगा। आपकी लॉन्ग टर्म की योजनाओं के लिए यह समय शुभ फलदायी सिद्ध होगा और अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए मसूर की दाल का दान करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। और अब बात नवी राशि की, यानी धनु की राशि की। और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो आजकल अतिचारी है। तो धनु राशि वालों, ये ग्रहण आपके 10वें स्थान पर पड़ रहा है। इससे कार्यक्षेत्र में दबाव और करियर की गति में कुछ थोड़ा एक्सेलरेशन आपका कभी कभी लग सकता है धीमा है, लेकिन एक्चुअल आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। आपकी मेहनत का फल आपको अच्छा फल मिलेगा, समय से मिलेगा, और यह समय आपकी सफलता और प्रतिष्ठा की नींव को बरकरार रखेगा। इस समय धैर्य और निष्ठा आपके लिए वरदान साबित होंगे और अच्छे फलों की प्राप्ति, और अगर कोई संभावित बुरा फल हो तो उससे निवृत्ति के लिए हल्दी और पीले वस्त्र का दान करें और गुरुवार को पीपल के वृक्ष पर चल चढ़ें। तो ये थी अगली 3 राशियां। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने अभी तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बताया, और उपाय भी आचार्य जी ने बताया कि आप उन उपायों को करके कैसे अपने लिए शुभ चीजें कर सकते हैं। और अब आचार्य जी से हम ये जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों में क्या प्रभाव रहने वाला है। आचार्य जी। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके 9वें स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके भाग्य, उच्च शिक्षा तथा यात्राओं में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। पिता के साथ किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती। देखो, पिता को लोग इंटरप्रेट करते हैं 10वें से, वेस्टर्नर्स पिता इंटरप्रेट करते हैं 9वें घर से। एक्चुअल अगर देखें तो 9th हाउस के हाफ के बाद रेस्ट 15 डिग्री और 10th हाउस का फर्स्ट 15 डिग्री ये पिता है। वैसे ये समय आपके धैर्य और ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। साथ ही ये जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने और व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी विकसित करने वाला समय होगा। अच्छे फलों को सुनिश्चित करने के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करें तथा काले कुत्ते को भोजन कराएं। एक बार एक संत महोदय, उन्होंने बड़ा नाराज होकर हमसे पूछा, अरे भाई, काले कुत्ते को भोजन बता देते हो, नीले हरे लाल पीले को कौन करेगा? अब वो तो संत थे। देखो, संत किसी की सृष्टि नहीं बदलते, आदमी की दृष्टि बदलते, और ज्यादातर भोले भाले लोग संत होते हैं। तो उन्होंने पूछा, लेकिन यहाँ काले कुत्ते का ही प्रोविजन है, और साइंटिफिकली मैथमेटिक्स करने पर काले कुत्ते को देने से ही लाभ होगा। लाल हरे नीले पीले को आप अपने प्रेम में खिलाते रहिए, मना नहीं करते हम, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए मकर राशि वालों तो काले कुत्ते को। और यहाँ ये भी एक्सप्लेन कर दूं आपको, देखिए, विशुद्ध रोटी और पहली रोटी गाय को दी जाती है। अपने भोजन के मध्य से सारे सामान सहित एक रोटी कौवे को दी जाती है, और अपने भोजन के अंत में थाली का बचा हुआ भोजन कुत्ते को दिया जाता है। तो हर एक का सबके स्थान अलग है। टोपी पैर की जगह नहीं पहन सकती, और पैर में मतलब जहां जूता पहनते हैं वहां टोपी नहीं, और पैर में पहनने वाला जूता सर पे नहीं पहना जा सकता। सबका अलग अलग प्रोविजन है। तो कुत्ते को अगर देना है तो अपने खाने के आगे का बचा हुआ भोजन ही देना श्रेयस्कर है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, ये ग्रहण आपके 8th हाउस में है, 8वें स्थान पर पड़ रहा है। इससे अचानक खर्च की बढ़ोतरी होगी तथा ऋण अथवा स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो सकती है। साथ ही किसी चीज का भय हो सकता है, लेकिन यही समय आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर आत्मबल को और मजबूत करेंगे और अधिक
प्रभावशाली शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करें तथा ग्रहण के उपरांत बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। और मीन राशि, अच्छा ये नारियल कौन से नारियल होने चाहिए, इसको समझ लीजिए। नारियल एक तो वो होता है जिसका आप पानी पीते हैं, एक नारियल जिसको तोड़ के गरी निकालते हैं, और एक नारियल जो सूखे हुए नारियल होते हैं जो हवन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सूखे नारियल आपको जल में प्रवाहित करने। मतलब नारियल शुड बी ड्राइड एंड इसको पानी में वेट करेंगे, यानी पानी में सूखा नारियल डालेंगे। अब बात मीन राशि की, यानी 12वीं राशि की। तो मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 7वें स्थान पर पड़ रहा है, सबसे खतरनाक स्थान, यानी जीवन साथी का स्थान। इससे आपके जीवन और साझेदारी में, मतलब आपके और जीवन साथी के बीच का जो संबंध है, और अगर कोई पार्टनर है, साझेदारी, इसमें उतार चढ़ाव उत्पन्न हो सकते हैं। व्यापार या किसी समझौते में देरी हो सकती है, लेकिन यह समय आपके रिश्तों की सच्चाई को उजागर करेगा, रिश्तों को नई मजबूती प्रदान करेगा, जिससे आने वाले समय में रिश्तों की प्रगाढ़ता और बढ़ेगी। और अच्छे उपाय क्या हैं, यानी उपाय करके अच्छे फल कैसे सुनिश्चित करेंगे। भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें, पीली यानी जिसमें केसर पड़ी हो, तथा ब्राह्मण को चने की दाल और केले का दान करें। अब यहाँ पीली मिठाई कहते समय चने की मिठाई भी हो सकती थी, लेकिन वो चना पार्ट जो है दान में है, यहाँ मिठाई में केसर वाला पार्ट। तो आचार्य जी, अब राशियों के बारे में तो आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी कि किस राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है और उसे कैसे अपने लिए शुभ करें, इसके उपाय भी आचार्य जी ने बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से ग्रहण का किस तरीके से प्रभाव रहने वाला है। आचार्य जी, सूर्य ग्रहण भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से कई प्रकार से प्रभाव डालता है। जिन क्षेत्रों में दिखाई देता है वहां तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आ सकती है, हवा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, और आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व भी अस्थायी कमी आ सकती है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में उच्चतम ज्वार का अनुभव किया जा सकता है। ज्योतिषीय रूप से ग्रहण का प्रभाव विशेष क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जैसे कि धान उगाने वाले प्रदेश या कुछ राज्य, और यहाँ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। फलस्वरूप पर्यावरणीय और वायवीय बदलाव भी दृष्टिगोचर होंगे। तो आचार्य जी, क्या इस सूर्य ग्रहण से आर्थिक स्थिति भी बदलती है? आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताइए कि किस तरह का जो प्रभाव है वो आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। ग्रहण के शुभ प्रभाव से अचानक लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपकी रुचि विशेष क्षेत्र में निवेश करने का ये शुभ समय है अपनी रुचि के अनुसार, और इस दौरान आपको बिजनेस विस्तार के स्पष्ट अवसर प्राप्त हो सकते हैं। न सिर्फ आमदनी के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आम आदमी की जेब भी भारी होगी। तो आचार्य जी ने ये भी हमें बता दिया कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव रहने वाला है। और अब एक और खास बात यह है कि ग्रहण के दौरान किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र जपने चाहिए। अब आचार्य जी से हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य का मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। सूर्य देव का एक और मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। सूर्य देव के लिए ही गायत्री मंत्र भी है। गायत्री मंत्र जो 1,23,000 पर सेकंड की वाइब्रेशन वाला है, जो महामंत्र है, जो सबसे स्ट्रांग मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा कि वे लोग जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, केवल वे ही गायत्री मंत्र का पाठ करें। लोग कहते हैं ना कि वो गायत्री, अब वो आजकल फैशन हो गया है कि एक हवन कुंड, उसके चारों तरफ तमाम लोग और गायत्री मंत्र पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। गायत्री हमारी माता है, परम पूजनीय माता। इस प्रकार सड़क पर उसका दुरुपयोग ठीक नहीं है। और गायत्री मंत्र के साथ जब ये कहते हैं कि आप जनेऊ पहनो, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि
ये हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हैं जनेऊ पहनने से, और ये नो, गायत्री एक मनुष्य की देह की सोलर ऑर्बिट है, और इस सोलर ऑर्बिट का एक निश्चित नाप होती है। वो नाप उस व्यक्ति के हाथ के 4 अंगुल से आती है, जो व्यक्ति गायत्री पहनने वाला है। यानी अगर हमें पहनना है तो इस हाथ के 4 अंगुल में एक ही थ्रेड को 99 टाइम्स लपेटा जाएगा, उसके बाद उसके 3 फोल्ड और फिर उसके 3 फोल्ड किए जाएंगे। इससे हमारी सोलर ऑर्बिट तैयार होगी। जिस प्रकार स्वर्ग से आई हुई गंगा को धारण करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं थी, वैसे ही गायत्री मंत्र जब पढ़ा जाता है तो जाकर सूर्य के नाभिक से टकराता है और लौटकर उसी व्यक्ति की देह में प्रवेश करता है जिसने गायत्री मंत्र पढ़ा है। मनुष्य की देह में सोलर एनर्जी को धारण करने की क्षमता नहीं है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उसके लिए ये सूर्य की ये जो हम आपको देते हैं यज्ञोपवीत, जो हमारी सोलर ऑर्बिट है, वो यज्ञोपवीत उसको एक्सेप्ट करता है, और उसमें जो ब्रह्म फांस, रुद्र फांस इत्यादि बनाई जाती है, वो आपको कैसा गुण चाहिए उससे, उस गुणों के हिसाब से वो उसमें से धाराएं रिलीज करती है, जो आपके अंदर सतोगुण, रजोगुण या जो गुण आपको चाहिए वो गुण प्रदान करता है। तो यज्ञोपवीत पहने बगैर जो अराजक ढंग से गायत्री करते हैं वो लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि वो आग में पैर डाल देते। अस्तु, अगर गायत्री मंत्र पढ़ने की इच्छा है तो श्रद्धापूर्वक एक यज्ञोपवीत पहनिए। श्रद्धा न हो तो बगैर श्रद्धापूर्वक पहनिए, क्योंकि इट इज साइंटिफिक, इट डज नॉट रिक्वायर योर श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहते समय स्नेह, करुणा, प्रेम, इसका अर्थ है। एक यज्ञोपवीत पहनिए, फिर गायत्री मंत्र पढ़िए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, देन यू फाइंड द रिजल्ट। गायत्री मंत्र की चर्चा अकबर नामा में है कि एक आदमी जो अकबर के पास कुछ मांगने आ रहा था, जिसको सिपाहियों ने धक्का देकर बाहर कर दिया। शाम को उसके यहाँ बीरबल गए, वो कल क्या करने गए थे? कल कुछ चाहिए था। तो उनका तुम क्या करते हो? कल ब्राह्मण हूँ, कुछ नहीं करता। तो उनका गायत्री पढ़ोगे? तो उनका हाँ पढ़ूंगा। तो उसने कहा ये लो, 1 पैसा रोज तुमको देंगे, सुबह 3 घंटे गायत्री हमारे लिए पढ़ा करो। तो दूसरे दिन से वो गायत्री पढ़ने लगा, 3 घंटे 1 पैसा मिलता था। कुछ देर बाद उनका शाम को क्या करते हो? तो उनका कुछ नहीं करते, कल 1 पैसा और देंगे, हमारे लिए शाम को भी गायत्री कर दिया करो। वो शाम को भी गायत्री करने लगा। फिर जब सुबह शाम गायत्री करनी थी तो गंगा जी के किनारे इलाहाबाद में जहाँ वो किला बना है उसके पास का किस्सा है ये, और ये रियल किस्सा है। वहाँ बैठ के वो गायत्री करता था। तो गांव वालों ने आते जाते देखा कि एक आदमी सुबह शाम यहाँ गायत्री कर रहा है, तो किसी ने उस जगह की सफाई कर दी, कुछ लोगों ने उसको घेर दिया। फिर कुछ लोगों को लगा इनको भोजन के लिए जरूरत होगी, तो कोई बच्चिया सहित गाय बांध गया वहाँ पे। आते जाते लोग अनाज रख देते थे। बड़ा सब आनंद मंगल हो गया। पंडित जी तो बड़े आनंद में सुबह शाम 3-3 घंटा गायत्री करते थे। तो एक दिन बीरबल फिर आए, सब देखा उन्होंने, कहा भाई ये सब बड़ा अच्छा हो गया तुम्हारा। कहले हाँ महाराज बड़ा अच्छा हो गया। कहले दोपहर में क्या करते हो? कहले कुछ नहीं करते। कहले 1 पैसा तुम्हें और देंगे, दोपहर का भी करो। तो दोपहर में भी वो करने लगे। अब 3 पैसा रोज इनको मिलता था। 3 पैसे में ये भी आनंदित, जगत भी आनंदित। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को समझ में आया, और जब बीरबल उसके पास आए तो उन्होंने मुस्कुरा के बीरबल को प्रणाम किया और उनका मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, अब मैं जो भी गायत्री करूंगा अपने लिए करूंगा। वो दूसरे के लिए गायत्री कर रहा था। अच्छा, और फिर क्या घटित हुआ? फिर अकबर को पता चला कि यहाँ कोई बड़े भारी संत रहते हैं। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल वहाँ कोई संत रहते हैं, तो उनका चलिए प्रणाम करावें। तो अकबर गए उसको प्रणाम करने के लिए। तो बीरबल ने कहा ये वही ब्राह्मण है जिसको आपके सिपाहियों ने धक्का दे किनारे कर दिया था, श्रद्धापूर्वक गायत्री कर रहा है, तो आज आप इसको प्रणाम करने आए। तब उसने उनसे बीरबल से कहा कि महाराज आज के बाद जो गायत्री करूंगा अपने लिए करूंगा। अब तक आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। तो ये गायत्री की महिमा है, गायत्री की अभूतपूर्व महिमा है। अभी सूर्य ग्रहण के समय आप सूर्य संबंधी मंत्र पढ़िए, या जो भी उचित आपको, यज्ञोपवीत पहनते हो तो गायत्री पढ़िए, ओम गणेश सूर्याय नमः या आदित्याय श्रीं श्रीं। देखिए, आंशिक सूर्य ग्रहण अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चाहे चंद्र ग्रहण हो, वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्व है इसका, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इसका कारण राहु केतु को माना जाता है।
ये सूर्य ग्रहण आज रविवार के दिन लग रहा है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत और समापन के अवसर पर आसमान में खगोलीय दृष्टि से ये बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण चंद्रग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर दिन रविवार को लगा था और उसी दिन एक गवर्नमेंट गिर गई थी। और उसके बाद के 15 दिनों में दुनिया में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट और कुल 3 राज्यों की सरकारें गई। अब यहां ये एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि चंद्रमा रिलेट टू मन। अब हमारे उत्तर में एक देश में लोगों का मन भ्रमित हो गया, नौजवानों ने अपने ही राष्ट्र को जला डाला, अपने ही बुजुर्गों को पीट डाला, मानसिक रूप से भ्रमित हो गए। चंद्रमा, हमारा पंजाब पानी से डूबा हुआ था, पंजाब के अलावा भी जगह जगह पानी, चंद्रमा, जल, ये जो चंद्र ग्रहण के बाद से सब कुछ घटित हुआ है और अभी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। आज पितृपक्ष का समापन है, आज अमावस्या यानी महालया, यानी आज अमावस्या हो रही है, आज रविवार है। यही कारण है कि ज्योतिषीय दृष्टि से इस सूर्य ग्रहण को बड़ा दुर्लभ योग माना जा रहा है। यह है ही दुर्लभ योग। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण की शुरुआत आज रात 11 बजे से होगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आम जनजीवन पर कम रहेगा। दोनों ग्रहणों के बीच पितृपक्ष का संयोग जनमानस को कोई हानिकारक फल नहीं देगा। ग्रहण काल में सभी मंदिरों के पट बंद रखे जाने की परंपरा है। अब भारत में तो वैसे ही रात में होगा, तो रात में तो मंदिर बंद ही रहते हैं, बिल्कुल, है ना। कुछ कहना चाहती हैं आप लगता? नहीं आचार्य जी, आप अपनी बात पूरी करें। बात पूरी करें जी। आचार्य जी, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कहते हैं कि प्रभाव पड़ेगा और जैसे कि आप हमेशा ये कहते हैं कि सट्टेबाजों से जब जो भी आप बताते हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, जो ये गृहस्थों के लिए है, तो क्रिप्टो करेंसी पर क्या प्रभाव रहने वाला है? ये सब तो चर्चा हम कल से करते ही जा रहे हैं लगातार। चलिए देखो, क्रिप्टो करेंसी पर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे और इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट समझ लेना चाहिए। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये अतिचारी गुरु के प्रभाव में हो रहा है। गुरु इस समय अतिचारी है। गुरु का लेना देना अर्थतंत्र से है और अर्थतंत्र जो आपका है ये आपकी, हम बार बार कहते हैं कि इस साल करेंसी में बदलाव आएगा, इस साल करेंसी में बदलाव आएगा। अब आज देखिए, कल रात हमारे अमेरिका के शहंशाह, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रंप ने वो अनाउंस कर दिया कि हम 1 लाख रुपया H-1B वीजा कर लेंगे। पहले भी काफी 40-50 हजार कुछ लेते थे, बीच में कम हो गया था, फिर बढ़ा दिया। तो अपना उन्होंने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल, हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि इन 2 ग्रहणों से, पितृपक्ष के बीच पड़े ग्रहण से, उसके पहले भी जब गुरु अतिचारी हुआ था तो 14 अप्रैल को भी हमने आपसे कहा था विश्व के आर्थिक मानदंड बदल जाएंगे। अब तक सारी दुनिया अमेरिकी डॉलर में एक्सचेंज करती थी, अब आगे ऐसा नहीं होगा। देखो, एक दिन में टन से घड़ी की सुई नीचे नहीं गिर जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 ये सुई नीचे आएगी और अमेरिकी डॉलर का प्रभाव आपको हर दिन घटता दिखाई देगा। कल ही देखिए, मतलब सूर्य ग्रहण के एक दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई जी ने कि वो अब हमारा इतना ज्यादा पैसा लगेगा। अब तो हमको लगता है भारतीय गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जो अमेरिका जाएगा हमको 1 लाख रुपया देते जाओ, बड़ा काफी उसका भारतीय गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा। तो इस तरह अब तो समय समाप्त हो रहा है, हम दर्शकों से जरूर कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते। जी आचार्य जी। इस सूर्य ग्रहण से पूरे विश्व में स्वास्थ्य अच्छा होगा। देखो, आयु लंबी होगी। हम यहाँ आपको बता दें, हमारे यहाँ पर हमारी उम्र है 120 साल। हम 15 सांस पर मिनट लेते हैं तो हमारी उम्र 120 साल होगी। अगर हम 18 सांस पर मिनट लें तो आयु 96 ईयर्स हो जाएगी, इससे घट के 60 साल रह जाएगी। लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के मुताबिक 15 सांस पर मिनट, उम्र 120 साल। अगर हम 5 सांस पर मिनट लें तो उम्र 120 गुणे 3, 350 साल। हमारे यहाँ प्लैनेट अर्थ पर कछुआ 5 सांस पर मिनट लेता है, उसकी आयु लंबी है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से हमारे रेचक का समय बढ़ जाएगा, यानी ब्रीदिंग रेट कम होगा। ब्रीदिंग रेट कम होगा
तो हमारी उम्र भी लंबी होगी। बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल बहुत से चेंजेस होंगे जी। और मनुष्य जाति में युद्ध की इच्छा बढ़ी रहेगी। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आने वाले समय में लगातार आपको दिखाई देंगी। और हमारी तमाम शुभकामनाएं, इंडिया टीवी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास शो के जरिए हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज हमारी इस खास शो स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।